हेलो एवरीवन, वेरी गुड आफ्टरनून। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल अड्डा 24/7 जुडिशरी पर। तो 1 बज गए, फटाफट से सारे लोगों को शेयर कर दीजिए, लाइक कर दीजिए ताकि हम अपने सेशन की शुरुआत कर ले। हमने पैटर्न को थोड़ा सा चेंज कर लिया और अब हम यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं क्वेश्चन वाइज स्ट्रक्चर क्या क्या होगा और संविधान को इसमें डिस्कस करने की कोशिश कर रहे हैं। तो आप में से जितने भी लोग जुडिशरी की तैयारी कर रहे हैं, किसी भी राज्य में जज बनना चाहते हैं, तो आप अड्डा 24/7 के साथ तैयारी कर सकते हैं, क्योंकि अड्डा 24/7 आपके लिए लेकर क्या है सभी राज्यों के लिए फाउंडेशन कोर्सेज। तो फटाफट से एनरोल कर लीजिए। और बैच की प्राइस लगभग 60,000 रुपये है, लेकिन अगर आप मेरा कोड यूज़ करते हैं Y625 तो ये आपको पड़ जाता है लगभग 13,200 रुपये का। और यदि आप महापाग लेते हैं तो 15,400 का पड़ जाएगा इस कोड की मदद से। कैसे होगा वो मैं आपको लास्ट में बताती हूँ। शुरुआत कर लेते हैं हम पहले। जस्ट गिव मी अ मोमेंट, जस्ट अ मोमेंट। हाँ, चलिए शुरुआत कर लेते हैं अपने सेशन की। आज हम यहाँ पर हमें डिस्कस करना है द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इज बेसिकली फेडरल बट विद सर्टेन यूनिटरी फीचर्स। डिस्कस स्ट्रक्चर। अब हमें डिस्कस करना है संविधान के स्ट्रक्चर को। यहाँ पर बोला गया है कि बेसिकली तो हम फेडरल हैं, लेकिन उसमें बहुत सारे यूनिटरी फीचर्स हैं और इतने ज़्यादा हैं कि अक्सर ये बोल दिया जाता है कि हमारा संविधान शायद फेडरल ना होकर के यूनिटरी ही है। लेकिन क्या इस बात में सच्चाई है? क्योंकि जितना हमने डिस्कस करा अभी तक हमें ये तो समझ में आ गया है कि हमारा संविधान तो फेडरल है, क्योंकि 2 सेट ऑफ गवर्नमेंट है, सेंट्रल लेवल पर है, स्टेट लेवल पर है, इसके साथ साथ डिवीजन ऑफ पावर भी है, एक ही संविधान है। ये सारी चीज़ें तो फेडरल गवर्नमेंट की हमारे संविधान में देखने को मिलती हैं। लेकिन क्योंकि सेंटर इतना यूनियन इतना स्ट्रांग है, सेंटर इतना स्ट्रांग है, इस वजह से बोला जाता है कि यूनिटरी फीचर्स है। तो उसको डिस्कस कर लेते हैं। ये देखिए, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया बेसिकली तो फेडरल है बट विद सर्टेन यूनिटरी फीचर्स। सही बात है। मेजॉरिटी ऑफ द सुप्रीम कोर्ट जजेस इन द केशवानंद भारती वर्सेस स्टेट ऑफ केरला केस, केबीसी केस बहुत इंपॉर्टेंट है। आप कभी भी कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ेंगे, केबीसी केस बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। केशवानंद भारती केस को कभी भी स्किप नहीं करना है, थोड़ा सा भी नहीं करना है, जरा सा भी नहीं करना है। इनमें मेजॉरिटी ऑफ द सुप्रीम कोर्ट जजेस ने बोला था, इनका ये व्यू था कि जो फेडरल फीचर्स हैं ये बेसिक स्ट्रक्चर बनाते हैं हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का। बिकॉज अगर हम फेडरेशन को हटा देंगे तो यहाँ पर जो अलग अलग प्रांत हैं, अगर वो अलग अलग हो गए तो हम इनको दोबारा से समेट नहीं पाएंगे, हम इनको दोबारा से इकट्ठा नहीं कर पाएंगे। यूनियन कितना भी स्ट्रांग हो, हमें यहाँ पर ज़रूरत है कि फेडरल फीचर्स हमारे एज इट इज़ रहने चाहिए। फेडरल फीचर से कोई भी छेड़छाड़ नहीं होनी चाहिए और इस फेडरेशन को जोड़कर रखने के लिए हमें एक यूनियन तो चाहिए ही चाहिए। However, there is some controversy as to whether the Indian Constitution establishes a federal system or it stipulates a unitary form of government with some basic federal features. लेकिन डिबेट सारी यहीं पर आ जाती है कि आप करना क्या चाहते हैं। आप फेडरल बनाना चाहते हैं, फिर आप यूनिटरी बनाना चाहते हैं। फीचर्स हमें दोनों के ही देखने को मिल गए। अंतर क्या आ रहा है, डिफरेंस क्या है, फर्क क्या पड़ रहा है, यहाँ पर आप करना क्या चाह रहे हैं। What really are you trying to do here? तो देखिए, 10 to decide whether our constitution is federal, unitary or quasi-federal, it would be better to have a look at the contents of the constitution. ये चीज़ तो हमें देखनी पड़ेगी कि संविधान में कंटेन क्या क्या कर रहा है। और जब हम देखेंगे तो हमें ये बात तो समझ में आ ही जाएगी कि फेडरेशन तो है, लेकिन हाँ यूनिटरी फीचर्स है। तो आइए एक बार इनको देख लेते हैं। अच्छा, आप में से ऐसा भी कोई है जिसको ये लग रहा हो कि हमारा संविधान क्वासाई फेडरल है, तो मैं आपको बताना चाहूँगी क्वासाई फेडरल जो टर्म है, आधा अधूरा फेडरलिज्म, ये हमें केसी वियर ने दिया था। और केसी वियर कौन है? एक ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ एक्सपर्ट है, नोबडी एल्स। उनका एक ओपिनियन है कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज क्वासाई फेडरल। इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं है और किसी ने नहीं बोला और किसी ने इसको आइडेंटिफाई नहीं करा है एज क्वासाई फेडरल। ठीक है, इस बात को प्लीज़ याद रखिएगा, प्लीज़ 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 याद रखिएगा। तो चलिए, एसेंशियल फीचर्स ऑफ अ फेडरल पॉलिटी और सिस्टम आर डुअल गवर्नमेंट। सही बात है, हमारे पास 2 गवर्नमेंट है कि नहीं है? सेंट्रल के लेवल पर अलग और स्टेट के लेवल पर अलग, दोनों गवर्नमेंट है हमारे पास। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर, सेंटर के और स्टेट के बीच में डिस्ट्रीब्यूशन भी है पावर का, अलग अलग पावर्स है दोनों के पास। उसके साथ साथ कॉन्स्टिट्यूशन सुप्रीम है, बिल्कुल सही बात है, लिखा हुआ संविधान है और वो सुप्रीम है, उससे ऊपर कोई भी नहीं है, ना कोई व्यक्ति, ना कोई अथॉरिटी, ना ही कोई भी कानून, कुछ भी संविधान से ऊपर नहीं है। सर्वोच्चता किसकी है? संविधान की। संविधान जो बोलेगा वो होगा, संविधान जो नहीं बोलेगा वो नहीं होगा। उसके साथ इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी, हाँ बिल्कुल, हमें पता है कि हमारी जुडिशरी बहुत इंडिपेंडेंट है और किसी के भी इन्फ्लुएंस में काम नहीं करती है। आर्टिकल 50 है संविधान का जो बताता है जुडिशरी का सेपरेशन एग्जीक्यूटिव से। क्यों बताता है? क्योंकि अगर जुडिशरी इंडिपेंडेंट नहीं होगी, इम्पार्शियल नहीं होगी, तो वो काम कैसे करेगी? स्वतंत्र भारत के लिए सारी चीज़ों को इफेक्ट देने के लिए, प्रभाव देने के लिए संविधान की, वो काम कैसे करेगी? तो बिल्कुल इंडिपेंडेंट जुडिशरी भी है हमारे पास। सही बात है। और हर एक चीज़
न्यायिक समीक्षा के दायरे में भी आ जाती है। कोई भी एक्ट होता है एडमिनिस्ट्रेशन लेवल पर, कहीं पर भी हर चीज़ आपके जुडिशियल रिव्यू में आ जाती है। दैट इंडिकेट्स व्हाट, वो यही इंडिकेट करता है कि हमारा जो जुडिशरी है वो इंडिपेंडेंट है। उसके साथ साथ रिटन कॉन्स्टिट्यूशन में बिल्कुल लिखित है, इतना ज़्यादा लिखा गया है कि दुनिया में सबसे लंबा संविधान है, इतना लिखा हुआ है। अब और क्या चाहिए आपको? रिजिड प्रोसीजर है फॉर द अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान के संशोधन के लिए एक बहुत ही रिजिड प्रोसीजर बताया गया है आर्टिकल 368 में। बिल्कुल, हमें जब भी संविधान में कोई अमेंडमेंट करना होगा, कोई भी संशोधन करना होगा, कोई भी बदलाव लाना होगा, तो हमें आर्टिकल 368 के हिसाब से जो प्रक्रिया दी हुई है उसके अकॉर्डिंग्स में हमें बदलाव लाना होगा। उसके अलावा अगर किसी भी और तरह लाते हैं तो वो वैध नहीं होता है, वो अवैध होता है। और संविधान इज समथिंग जिसके साथ अगर आपने इतना सा गलत करा ना, पूरा भारतवर्ष जो है विद्रोह में उतर आएगा। आप संविधान के साथ कुछ भी गलत कर ही नहीं सकते। और संविधान में जो पता दी गई है, पत्थर की लकीर को एक बार मिटाया जा सकता है, बट संविधान में जो बेसिक स्ट्रक्चर है उसको कभी नहीं मिटाया जा सकता, क्योंकि उसको मिटा दिया तो हमारा पत्थर बचेगा ही नहीं, हमारा संविधान बचेगा ही नहीं। और अगर संविधान नहीं बचेगा तो माइंड यू गाइस, हम आप भी नहीं बचेंगे। सरकारें आती जाती हैं, हम लोग भी आते जाते रहेंगे, बट संविधान इज कॉन्स्टेंट। कॉन्स्टिट्यूशन हमारा कॉन्स्टेंट है। कॉन्स्टिट्यूशन से अच्छा वर्ड भी है कॉन्स्टेंट, कॉन्स्टेंट मिलता जुलता है कॉन्स्टिट्यूशन। बट जो ध्यान रखने वाली बात है कि संविधान हर एक की ज़रूरतों को पूरा करता है। आज से 100 साल पहले भी कर रहा था, 100 साल पहले तो था ही नहीं, बट चलिए जब से आया है तब भी कर रहा था, आज भी कर रहा है, आने वाले 1000 सालों में भी करता रहेगा। थोड़े थोड़े अमेंडमेंट्स होंगे समय की ज़रूरत के हिसाब से, कैसी आवश्यकता है, लेकिन उसके सिवा यहाँ पर और कोई भी संशोधन नहीं होगा। और कोई भी संशोधन नहीं होगा जो यहाँ पर बेसिक स्ट्रक्चर को हमारे खराब कर दे, बेसिक स्ट्रक्चर को तोड़ दे, उसको डिस्टर्ब कर दे। ठीक है। अब जो पॉलिटिकल सिस्टम है जो इंट्रोड्यूस करा है हमारे संविधान में, पजेस करता है सारे अफोर्सेड एसेंशियल ऑफ अ फेडरल पॉलिटी एज फॉलोज। हमारे यहाँ सारी चीज़ें दी हुई हैं, जो बातें मेंशन करी गई थी ना कि जो जो एसेंशियल फीचर्स हैं आपके संविधान के जो होने चाहिए अगर फेडरेशन है तो वो सारे तो प्रेजेंट है हमारे पास, नो डाउट। तो गवर्नमेंट्स हमारे पास अलग अलग हैं, यूनियन है, स्टेट्स है, पावर टू मेक लॉज दोनों के ही पास है, सही बात है। पार्लियामेंट भी हमारी जो है कानून बनाती है, मतलब कि सेंट्रल गवर्नमेंट बनाती है और स्टेट गवर्नमेंट बनाती है। इस चीज़ को इंश्योर करने के लिए आपके पास वो लिस्ट भी है जिसमें आपके जो है यूनियन लिस्ट है जिसमें केंद्र सरकार कानून बनाएगी, स्टेट लिस्ट है जहाँ पर राज्य कानून बनाएंगे, और कॉन्करेंट लिस्ट है जहाँ पर दोनों कानून बनाएंगे। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यही है कि दोनों के पास कानून बनाने की शक्ति है। और यदि कोई केंद्र सरकार बना रही है कानून, तो वहाँ पर अगर राज्य को उसमें कोई संशोधन करना है अपने राज्य के अकॉर्डिंग्स में कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं, आराम से कर सकते हैं। तो पावर टू मेक लॉज को भी सूटेबली डिस्ट्रीब्यूट करा गया है इन दोनों में ही बाय वेरियस लिस्ट एज पर द 7th शेड्यूल। 3 लिस्ट दी हुई है आपके 7th शेड्यूल में। उसके साथ साथ जो दोनों ही यूनियन और स्टेट्स हैं इनके पास कॉन्स्टिट्यूशन प्रावधान है व्हेन दे मेक लॉज, क्योंकि बात करी गई है लेजिस्लेचर के बारे में, बात करी गई है स्टेट लेजिस्लेचर के बारे में, एग्जैक्टली वहाँ पर आइडेंटिफाई करके प्रोविजंस दिए गए हैं। यहाँ पर एक्सप्रेसली प्रोवाइड करा गया है आर्टिकल्स के माध्यम से कि अच्छा ये है, अच्छा ये है, मतलब कि यूनियन के पास भी ताकत है और स्टेट के पास भी ताकत है, दोनों के पास ही पावर्स है कि वो लॉ बना सकते हैं, उसको एनफोर्स कर सकते हैं, राइट। ठीक है। उसके साथ जुडिशरी तो इंडिपेंडेंट हमारी है ही विद रिगार्ड टू जुडिशियल मैटर्स, एंड जुडिशरी कैन टेस्ट द वैलिडिटी ऑफ लॉ इंडिपेंडेंटली। अब यहाँ पर जुडिशरी के साथ बहुत अच्छी बात क्या है, हमें कैसे पता चलता है जुडिशरी हमारी इंडिपेंडेंट है? नो डाउट जुडिशरी किसी भी मैटर को सुन सकती है, किसी भी मैटर को डिसाइड कर सकती है। जुडिशरी कहीं पर भी बाइस्ड नहीं है, किसी से इन्फ्लुएंस नहीं होती है, जो चाहे वो कर सकती है। जुडिशरी को रोकने वाला कोई नहीं होता है, हाँ, अनटिल एंड अनलेस दे क्रॉस देयर लिमिट्स। सही बात है। कोई भी चीज़ होती है वो आपकी जुडिशियल रिव्यू के दायरे में आ जाती है, न्यायिक समीक्षा के घेरे में आ जाती है। जुडिशरी हमारी इंडिपेंडेंट एक और वजह से है, अगर कोई व्यक्ति अपना कोई केस लेकर के जाता है तो जुडिशरी सुनेगी, कोर्ट सुनेगी ही बात को। लेकिन अगर कोई लेकर नहीं भी जा रहा, जुडिशरी को लग रहा है कि यहाँ पर इस मैटर को कोर्ट में लाना चाहिए क्योंकि यहाँ पर शायद कुछ गलत हो रहा है, और हमारे रहते न्यायमूर्ति के रहते यहाँ पर अन्याय होगा, दैट इज नॉट पॉसिबल, ये फीजिबल नहीं है, तो कोर्ट्स आपके सुओ मोटो भी एक्शन लेती हैं। सुओ मोटो क्या होता है? सुओ मोटो इज अ टर्म जिसका मतलब होता है ऑफ इट्स ओन मोशन, यानी कि अपनी मर्जी से यहाँ पर क्या कर सकते हैं, अपनी मर्जी से किसी केस को कोर्ट में ला सकते हैं, और उसके लिए प्रोसिक्यूटर को अपॉइंट करा जा सकता है जो यहाँ पर केस की वो पैरवी करेंगे, जो यहाँ पर मामले को इनके सामने बताएंगे। और सुप्रीम कोर्ट और हमारी जो हाई कोर्ट होती हैं दोनों ही सुओ मोटो एक्शन ले सकती हैं और एक्ट कर सकती हैं अकॉर्डिंगली, जहाँ पर उनको लग रहा है कि जहाँ पर आवश्यकता है वहाँ पर दे कैन स्टैंड अप। और बीच में अगर कभी भी यूनियन के बीच में, स्टेट्स के बीच में, यूनियन और स्टेट के बीच में अगर हो रहा है, स्टेट्स और स्टेट्स के बीच में हो रहा है, तो सुप्रीम कोर्ट इस तरह की डिस्प्यूट्स को भी डिसाइड करते हैं जिससे कि गवर्नमेंट
गवर्नेंस में कोई इशू नहीं आता है, कोई प्रॉब्लम नहीं आती है। तो सुप्रीम कोर्ट डिसाइड भी करती है डिस्प्यूट्स बिटवीन द यूनियन एंड द स्टेट्स और द स्टेट्स इंटर से। बिल्कुल सही बात है। सो दिस इज हाउ वी कैन जस्टिफाई कि हमारी जुडिशरी इंडिपेंडेंट है। उसके साथ साथ कॉन्स्टिट्यूशन हमारा जो है सुप्रीम है, और अगर इसका अमेंडमेंट करना है तो इट इज़ पॉसिबल ओनली बाय फॉलोइंग द प्रोसीजर एक्सप्लेन्ड इन आर्टिकल 368 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इटसेल्फ। यही बात जो मैंने बताई थी। अब आगे की बातों से ये तो क्लियर है कि हमारा जो संविधान है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है ना, इसमें सारे फेडरल फीचर्स हैं, सारे के सारे हैं। लेकिन एक बात यहाँ पर है जो बताना चाहूँगी, जो नोट कराना चाहूँगी आप लोगों को। अगर आप लोग अपनी कॉपी और पेन लेकर के बैठे हैं तो प्लीज़ इसको नोट भी कर लीजिए। जो हिंदुस्तान का संविधान है, दो कोऑर्डिनेट इंडिपेंडेंट गवर्नमेंट सेट नहीं करता है। एक ही गवर्नमेंट होती है हमारी, एक केंद्र के स्तर पर होती है, एक राज्य के स्तर पर होती है। लेकिन अगर आप ये कहना चाहते हैं कि राज्य के स्तर पर जो सरकारें हैं वो एकदम इंडिपेंडेंट हैं, स्वतंत्रता से काम कर सकती हैं, तो दैट इज़ नॉट पॉसिबल। ये पॉसिबल नहीं है। दो कोऑर्डिनेट करने वाली गवर्नमेंट्स तो हैं, लेकिन इंडिपेंडेंट गवर्नमेंट्स नहीं है। आप जब भी अपना आंसर लिख करके आएंगे, आपको ये बात लिख करके आनी है। ये बात आपको हमेशा लिख करके आनी है, आपको कभी भी इस पॉइंट को मिस नहीं करना है। ठीक है, ये सारी पीडीएफ आपको मिल जाएंगी, टेलीग्राम ग्रुप पर मिल जाएंगी, डोंट वरी। अब बोथ द गवर्नमेंट्स कोऑर्डिनेट, सही बात है, जो दोनों स्तर पर सरकारें हैं कोऑर्डिनेट करती हैं, कोऑपरेट करती हैं, कोलैबोरेट करती हैं एक दूसरे के एफर्ट्स में। जो भी आइडियल्स लेट डाउन है प्रियम्बल में, उनको अचीव करने के लिए, प्रियम्बल में जो बातें दी गई हैं उनको फुलफिल करने के लिए, जो हमारा विजन है उसको साकार करने के लिए, उसको एक्चुअल में रियलिटी में लेकर के आने के लिए दोनों सरकारें काम करती हैं। ठीक है, पेक्यूलियर फीचर्स जो है ना इंडियन फेडरलिज्म के, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के, डिफर करते हैं फ्रॉम द फेडरल सिस्टम ऑफ द वर्ल्ड इन सर्टेन फंडामेंटल एस्पेक्ट्स। बहुत सारी ऐसी चीज़ें जहां पर हमारे हिंदुस्तान का जो फेडरलिज्म है पूरे विश्व के फेडरलिज्म से थोड़ा सा अलग हो जाता है। इनके बारे में भी चर्चा कर लेते हैं, इनके बारे में भी चर्चा करना हमारा ज़रूरी है। आधा अधूरा ज्ञान ज़्यादा नुकसानदेह होता है। देखिए, द मोड ऑफ फॉर्मेशन, सबसे पहले कैसे ये फॉर्म हुआ इसका तरीका देख लीजिए। जो फेडरल यूनियन है, जैसे कि मान लीजिए अमेरिकन सिस्टम में, ये कैसे बना है? एग्रीमेंट करके बना है। एग्रीमेंट हुआ है नंबर ऑफ सॉवरेन एंड इंडिपेंडेंट स्टेट्स में, जिन्होंने सरेंडर करा है, डिफाइन करा है पार्ट ऑफ दिस सोवरेनिटी और ऑटोनॉमी टू अ न्यू सेंट्रल ऑर्गेनाइजेशन। लेकिन but there is an alternative mode of federation, as in the Canadian system, where the provinces of a unitary state may be transformed into a federal union to make themselves autonomous। और हमने कौन सा फॉलो करा है? यूएसए का बच्चे या फिर कनाडा का? हमने लिया है कनाडा से, हमने ये चीज़ ली है कनाडा से, बिकॉज हम ये चीज़ अफोर्ड नहीं कर सकते हैं। इंडिया आपकी सेंट्रलाइज्ड यूनिटरी कॉन्स्टिट्यूशन वाली गवर्नमेंट तो नहीं है। अंटिल द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 विच फॉर द फर्स्ट टाइम सेट अप अ फेडरल सिस्टम इन द मैनर एज इन कैनेडा विज बाय क्रिएशन ऑफ ऑटोनोमस यूनिट्स एंड कंबाइनिंग देम इनटू अ फेडरेशन बाय वन एंड द सेम एक्ट। बट यहाँ पर कोई भी एग्रीमेंट नहीं है। ऐसा नहीं है कि कल को कोई एग्रीमेंट का जो है ब्रीच करके कोई स्टेट अलग हो जाएगा। जब भी कोई अलग करने की बात करता है, हम उनको क्या याद दिलाते हैं कि हमारा भारत अखंड है, वी आर सॉवरेन, वी हैव इंटेग्रिटी। ऐसे नहीं होगा कि जब मर्जी आई आप चले गए। ठीक है, ऐसे नहीं होगा, ये अलाउड नहीं, क्योंकि एग्रीमेंट का रिजल्ट नहीं है ये। उसके साथ पोजीशन ऑफ द स्टेट्स इन द फेडरेशन, किसी भी फेडरल सिस्टम में जो नंबर ऑफ सेफगार्ड्स होते हैं प्रोवाइड करे जाते हैं फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ स्टेट्स राइट्स एज दे आर इंडिपेंडेंट बिफोर द फॉर्मेशन ऑफ द फेडरेशन। लेकिन इंडिया में एज द स्टेट्स वर नॉट प्रीवियसली सॉवरेन एंटिटीज, पहले से ही आज़ादी के समय पर ही जो राज्य थे वो सॉवरेन एंटिटीज नहीं थे आपके, दे वर नॉट सॉवरेन एंटिटीज। ठीक है, द राइट्स वर एक्सरसाइज्ड मेनली बाय यूनिक एग्जाम्पल रेसिडोरी पावर्स। और जो अधिकार थे, जो पावर्स थी, उनको कौन एक्सरसाइज करता था? उनको यहाँ पर आपकी जो है केंद्र सरकार ही करती थी। जो भी पावर्स थे वो एक्सरसाइज करने वाले कौन थे? सेंट्रल गवर्नमेंट ही थी, यूनियन गवर्नमेंट ही थी। उसके बाद अगर हम सिटीजनशिप की बात करें, वी डू नॉट हैव डुअल सिटीजनशिप, अलग अलग सिटीजनशिप नहीं है, अलग अलग नागरिकता नहीं है। तो जो फ्रेमर्स हैं अमेरिकन संविधान के, इन्होंने एक लॉजिकल डिवीजन करा था of everything essential to sovereignty and created dual polity with dual citizenship। ठीक है, अमेरिका में dual citizenship है, a double set of officials and a double system of the courts। There is however single citizenship in India with no division of public services of the judiciary। कोई डिवीजन नहीं होता है यहाँ पर। अब उस सेंस में बोलोगे तो उस सेंस में तो कोई डिवीजन नहीं होता यहाँ पर, है ना। सिटीजनशिप एक ही है, एकल नागरिकता है हमारे संविधान में। तो बहुत सारी ऐसी भी चीज़ें हैं कि हम कह तो रहे हैं कि फेडरेशन है, लेकिन ये हमारे हिसाब से फेडरेशन है। ये विश्व के हिसाब से फेडरेशन हो या ना हो हमें फ़र्क नहीं पड़ता। क्यों? क्योंकि वी आर सॉवरेन ब्रो, हम है, वी हैव इंटेग्रिटी। हमें कोई फर्क नहीं पड़ता है कौन क्या कह रहा है, हमें ये पता है कि हम क्या हैं, राइट।
चलिए, रेसिड्यूरी पावर वेस्टेड किस में होती है? यूनियन में होती है। इन अदर वर्ड्स आपसे बोला जा रहा है कि जो संविधान है इंडिया का, ना तो प्योरली फेडरल है ना ही प्योरली यूनिटरी है, ये कॉम्बिनेशन है दोनों का, और बेस्ड अपॉन द प्रिंसिपल है दैट इन स्पाइट ऑफ फेडरलिज्म द नेशनल इंटरेस्ट ऑट टू बी पैरामाउंट एज अगेंस्ट ऑटोक्रेसी स्टेप्ड विद द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ सुप्रीमेसी ऑफ लॉ। ये कहना चाह रहे हैं कि कॉम्बिनेशन तो है दोनों का, नो डाउट दोनों का कॉम्बिनेशन है, लेकिन हमें नेशनल स्पिरिट को सबसे ऊपर रखना है, नेशनल इंटरेस्ट को सबसे ऊपर रखना है। राज्य तब है जब हमारा देश है, हमारा देश पहले ऊपर आएगा हमारे लिए, उसके बाद हम किसी राज्य की बात करेंगे, उसके बाद हम किसी और की बात करेंगे, है ना। इस्टेब्लिशमेंट करा गया है, लॉ हमारा सुप्रीम है, लॉ की सुप्रीमेसी उसको हमेशा अपहोल्ड करा जाएगा। तो रेसिड्यूरी पावर किसके पास होती है? यूनियन के ही पास होती है। सो विद दिस हमारा ये डिस्कशन यहाँ पर खत्म होता है आज का। आई नो सेशन छोटा हो रहा है बट कोई बात नहीं, होली का माहौल है, आई नो आप लोग ज़्यादा टाइम स्पेयर भी नहीं कर सकते हो। सो जितने लोग अभी तक हमारे टेलीग्राम चैनल से नहीं जुड़े हैं, फटाफट से जुड़ जाइए, इस QR कोड को स्कैन कर लीजिए और हमारे टेलीग्राम ग्रुप में शामिल हो जाइए। अगर ये स्कैन नहीं हो रहा है, वैसे तो हो जाता है, अगर नहीं हो रहा है तो हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको टेलीग्राम चैनल का लिंक देखने को मिलेगा, उसको ओपन कर लीजिए और हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ जाइए, ताकि हमारे जो भी सेशंस होते हैं इनके PDF स्टडी मटेरियल सारा कुछ आपको वहाँ पर मिल सके। उसके साथ साथ अब होली का इतना पावन अवसर है, इतना अच्छा मौका है, तो क्यों ना आपके लिए कुछ ऑफर यहाँ पर बताया जाए, कुछ आपको बताया जाए, पढ़ाई के लिए मोटिवेट करा जाए। तो ब्राउज़र खोल लीजिए, फटाफट गूगल पे आ जाइए, Adda24/7 को सर्च कर लीजिए और पहले लिंक पर आ जाइए, ऑल कोर्सेज में चले जाइए और ऑल कोर्सेज में जाने के बाद UPSC में आ जाइए और UPSC में स्टेट जुडिशरी PCSJ में आ जाइए। जब यहाँ पर आप आते हो ना, आपको देखने को मिलेगा इतने सारे बैचेस हैं, एंड इतने सारे बैचेस में ना बहुत सारे बच्चे हैं जो हमारे साथ ऑलरेडी जुड़े हुए हैं। आप हमारे साथ क्यों जुड़ेंगे? आप हमारे साथ इसलिए जुड़ेंगे क्योंकि अपकमिंग जितने भी एग्ज़ाम्स आने वाले हैं, आपको एक बेहतर अपॉर्चुनिटी चाहिए, आपको एक बेहतर मौका चाहिए कि आप अपने क्रेडेंशियल्स को प्रूव कर सकें, अपनी क्रेडिबिलिटी को प्रूव कर सकें। आपको एग्ज़ाम को क्वालिफाई करना है, आपका जो भी टारगेट स्टेट है आप उसके लिए यहाँ पर बैच ले सकते हैं। अगर आपका कोई टारगेट स्टेट नहीं है, आपको खाली फाउंडेशन बैच अटेंड करना है, यानी कि 19 सब्जेक्ट्स करने हैं, आप हमारा PCSJ जुडिशरी का फाउंडेशन बैच ले सकते हैं। अगर आपको बिहार के प्रीलिम्स की तैयारी करनी है तो बिहार PT का क्रैश कोर्स है, ये आप ले सकते हैं। अगर आपको फाउंडेशन कोर्स चाहिए तो बिहार, UP, दिल्ली, उत्तराखंड, हिमाचल सबके लिए यहाँ पर आपको मिल जाएंगे। लेकिन अगर आपको सारे एग्जाम्स की तैयारी एक साथ करनी है, वो भी कर सकते हो, महापा के माध्यम से कर सकते हो। 2200 रुपये का अंतर होता है, 22 रुपये ज़्यादा का अंतर नहीं होता है। आपको मैं दिखा देती हूँ, फॉर एग्जांपल मान लो बिहार खोल के दिखा दिया, बिहार में काफ़ी एडमिशन्स आ रहे हैं, बिकॉज बिहार के जो एग्जामिनेशन की डेट है वो 4 जून है, आ चुकी है, तो बिहार में काफ़ी एडमिशन्स हैं और काफ़ी टाइम से एंटिसिपेटेड था कि बिहार की वैकेंसी आने वाली है। तो देखो जो हमारे फाउंडेशन बैचेस है ना, उन सबकी प्राइस से मैं आपको बता देती हूँ, मैं फीचर्स बता देती हूँ। देखिए 1000 घंटे की ऑनलाइन लाइव क्लासेस 15 मार्च से बैच शुरू हो रहा है, ठीक है। IPC से शुरुआत होने वाली है। अब आप लोग मुझसे बोलेंगे मैम बिहार में IPC नहीं आता है। बेटा आता है, बिल्कुल आता है, इंटरव्यू में बहुत पूछते हैं, मेंस में घुमा करके पूछ लिया जाता है, जिसमें आप IPC का जिक्र करके आते हैं, अपने मेंस के आंसर में IPC के बारे में आप लिख करके आते हैं। IPC के बिना आपको लगता है कि आप एक सफल जज बन पाएंगे, एक सक्सेसफुल जज बन पाएंगे? सो इधर उधर की बातें नहीं, काम की बातें, राइट। तो अगर आपको IPC नहीं पढ़ना है, कोई बात नहीं, क्रैश कोर्स में IPC नहीं है, आप क्रैश कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं हमारे, ठीक है। अब फाउंडेशन बैच की खासियत दिखाना चाहूँगी आपको। 24 महीने की वैलिडिटी है अगर आप आज लेते हैं, होली का ऑफर है, ठीक है, होली का ऑफर है। ई बुक्स हैं आपके पास 282 ईज, खाली GS की ई बुक्स है। टाइमिंग क्या होती है? सुबह 7 बजे से लेकर के 10:30 बजे तक आपकी क्लासेस होती हैं। उसके अलावा शाम को आपकी लोकल लॉज की क्लास होती है और दोपहर में आपकी GS की NCERT की क्लासेस होती है। सो पूरा होलसम तरीका है, लॉ GS सब कुछ कवर करवाया जाएगा, पेपर का पूरा पैटर्न दिया हुआ है, एवरीथिंग सब कुछ यहाँ पर दिया हुआ है, ठीक है। आपको जो भी कुछ पूछना है ना, कोशिश करिए कि आप मुझसे यहीं पर पूछ लीजिए। बाकी जो टीचर्स आपको पढ़ाने वाले हैं यहाँ पर, उनका इन्फॉर्मेशन, उनके बारे में सारी डिटेल्स, उनका डेमो वीडियो, यहाँ पर एक चीज़ देख रहे हो आप, रिटन मीन्स 7 टाइम्स, फेस्ड इंटरव्यू 6 टाइम्स। बहुत कुछ सीखा है लाइफ में, इसलिए आज यहाँ पर हूँ, इसलिए आपको कुछ बातें बता सकती हूँ। यूट्यूब पे इतनी पॉसिबिलिटी नहीं है, इतनी समय सीमा नहीं होती, थोड़े रिस्ट्रिक्शंस होते हैं, हम आपके सारे लोगों के डाउट्स नहीं ले सकते, कोशिश करते हैं लेने की, बट फिर भी एक पाबंदी तो होती है। अगर आप पेड बैच में आते हैं, हमारी एक प्राथमिकता हो जाती है। तो कॉन्स्टिट्यूशन की क्लासेस हमारी वैसे भी चल रही हैं, लेकिन कभी मौका मिले तो ये वाला मेरा डेमो वीडियो ज़रूर देखना। मतलब डेमो वीडियो तो नहीं था ये, लेकिन ये मेरी पहली क्लास थी, एवोल्यूशन एंड फिलॉसफी बिहाइंड द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की। एक बार पढ़ के देखिएगा, एक बार वीडियो को ओपन करके ज़रूर देखिएगा। और अगर कुछ हेल्पफुल ना मिले
तो भी मुझे बता दीजिएगा, ठीक है। तो चलिए प्राइस की एक बार बात कर लेते हैं। प्राइस बता देती हूँ आपको, सारी टीचर्स का दिया हुआ, आप सबका खोल के देख लीजिएगा एक बार। 60,000 रुपये लिखा हुआ है, नहीं देना है। आप अगर कंपनी का कूपन कोड लगाते हैं 75% ऑफ हो जाएगा। लेकिन अगर आप मेरा कूपन कोड लगाते हैं Y625 लगाते हैं, Y625 ही लगाना है। और अगर Y625 लगाते हैं आप, तो 60,000 का जो बैच है वो आपके लिए कम होकर के कितना हो जाता है? 60,000 तो देने ही नहीं है बेटा, 13,799, लेकिन ये भी नहीं देने हैं आपको। ये बैच पड़ेगा 13,300 रुपये का। 13,300 रुपये का आपको ये बैच पड़ेगा। आपको कोड लगाना है Y625 और आपको डाउनलोड करनी है अड्डा 24/7 की मोबाइल एप्लीकेशन, जहां पर आपको फ्री कॉइन्स मिल जाएंगे, उनको यूज़ कर लीजिएगा। 13,300 रुपये में आप 24 महीने तक हमारे साथ पूरी तैयारी करिए। हर चीज़ मिलेगी आपको, गाइडेंस भी मिलेगा मेंस के लिए, इंटरव्यू के लिए, आंसर राइटिंग, हर चीज़ करवाई जाएगी, हर एक चीज़ करवाई जाएगी। कोई डाउट ही नहीं है इन बातों में, कोई भी डाउट नहीं है। तो फटाफट से एनरोल कर लीजिए। अगर आप किसी भी स्टेट की जुडिशरी का बैच लेते हैं, कोई भी स्टेट जुडिशरी का बैच लेते हैं, आपको प्राइस यही पड़ेगा। लेकिन अगर आप महापैक लेते हैं, मेरा कूपन कोड यूज़ कर लीजिएगा, Y625 यूज़ कर लीजिएगा, और वो आपको पड़ेगा 15,400 रुपये का, 15,400 रुपीज़ का। इससे 1 रुपये ज़्यादा देने की कोई आवश्यकता नहीं है। और एक और बात कहना चाहूँगी कि आप में से जितने भी लोग हैं जो एक्चुअल में एडमिशन लेना चाहते हैं, तो इट वुड बी बेटर कि आप फैकल्टीज से बात करें। अगर आप इधर उधर कॉल करके हमसे कॉन्टैक्ट करने की कोशिश करेंगे बैच लेने के बाद कि ये प्रॉब्लम है, वो प्रॉब्लम है, वी वोंट बी एबल टू एड्रेस यू, हम एड्रेस नहीं कर पाएंगे। क्योंकि जो पढ़ा रहा है उसी को पता है कि क्या पढ़ाना है, कैसे पढ़ाना है, क्या क्या चीज़ें होने वाली हैं इसमें। जिनको लॉ के बारे में नहीं पता वो आपको नहीं बता सकते हैं, ठीक है। सो फटाफट से एनरोल कर लीजिए। जो भी डाउट्स हो कमेंट में पूछ लीजिएगा, मैं पर्सनली वहाँ पर जवाब दे दूंगी। एंड सी यू ऑल इन द नेक्स्ट क्लास। आप सभी को होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं, ऑल द वेरी बेस्ट। मुलाकात होती है अगली क्लास में। और अपने घर पे सबको मेरी तरफ से हैप्पी होली बोलना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू सो मच।